हम लोग शुरू कर रहे हैं विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ए सही है, बी सही है, एसेशन सही, रीजन गलत, ये सी। और इसको ठीक कर लेते हैं। एसेशन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो डी आंसर। ठीक कर लो उसको। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन टू द सेल। बिल्कुल सच है, फिजिक्स आपने कर रखी है, ध्यान लगाओ। जब सेल काम नहीं कर रहा, अभी सेल आपने चालू नहीं किया है, उस वक्त उसके इलेक्ट्रोड में जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। अगर आपने सेल अगर आपका सेल वर्क करना शुरू हो गया, तो जो भी डिफरेंस आता है पोटेंशियल्स के अंदर, फिर आपको पता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये बात फिजिक्स में सिखाई जाती है। ईएमएफ ऑफ सेल अलग चीज है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड तब यूज होता है जब सेल वर्क कर रहा होता है, और ई नॉट सेल शब्द तब यूज होता है जब ये सेल काम नहीं कर रहा, सेल बंद पड़ा हुआ है। तो बंद हुए सेल में, एक डेड सेल में, डेड मतलब कि अभी सेल चालू नहीं है, उसमें जो भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में डिफरेंस आता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। तो ये बहुत सही लाइन है, सच है ये, और ये फिजिक्स की डेफिनेशन से इंस्पायर्ड है। केमिस्ट्री में इतना डीप हम पढ़ाते नहीं है। एनोड इज केप्ट एट राइट साइड। आपको पता है जब आप गैल्वेनिक सेल बनाते हो तो सबसे पहले एनोड आता है, फिर सॉल्वेट आता है, फिर कैथोड आता है। तो लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, राइट साइड पे कैथोड होता है। ये कह रहा है कि एनोड जो है वो राइट पे होता है, ये फॉल्स है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये सच है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं। आप नया सीख रहे हो, आसान चीज है वैसे, ये आपके लिए नहीं है। कि जो एस एच ई होता है उसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि इसको आप एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हो, और आप इसको एज ए एनोड भी यूज कर सकते हो। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनको एनोड और कैथोड दोनों तरीके से यूज किया जा सकता हो, उन्हें रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। एस एच ई इसका एग्जाम्पल है। जैसे आपको पता है, अगर आपने एक सेल बनाया जिंक के साथ, तो आपने जिंक को एनोड ले लिया और आपने एसएचई को कैथोड ले लिया। ऐसे ही अगर आप एक सेल बनाते हो जिसमें आप हाइड्रोजन को, एसएचई को ले लेते हो आप कैथोड, एनोड ले लेते हो, और यहाँ पे आपने कॉपर ले लिया एज ए कैथोड। तो ये बात बिल्कुल सच है कि एसएचई को एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं और एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है, नंबरिंग दोनों की सेम हो गई थी। कॉपर आयन गेट रिड्यूस मोर इजिली देन एच प्लस आयन। ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ से Cu बनने की क्षमता +0.34 वोल्ट है, और H+ से H2 बनने की क्षमता 0 है। तो कॉपर में रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा होती है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज दिस। ये बात सच है, असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। एक्सप्लेनेशन क्यों सही मान रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एसएचई का पोटेंशियल तो 0 होता है। इसका मतलब कॉपर का पोटेंशियल अगर प्लस में 0.34 वोल्ट है तो ऑब्वियसली उसका आरपी ज्यादा है। इसीलिए कॉपर 2+ आसानी से रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू H+। आगे लिखा हुआ है, अगर आप कॉपर आयन और जिंक आयन की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो ईएमएफ ऑफ सेल डबल हो जाएगी। ये बात गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को डबल करने पे पोटेंशियल डबल हो जाता है, ये बात भी गलत है। दोनों गलत है। ये वो वाला पुराना टाइप का क्वेश्चन जिसमें दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? आओ यहाँ पे देखो, ये आपका डेनियल सेल है, और अगर मैं इसके ननस इक्वेशन लिखूं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/2 लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या आ जाएगा? जिंक आयन डिवाइड बाय कॉपर आयन। जब आप इक्वेशन लिखोगे तो जान जाओगे। अब ध्यान से देखो, अगर आप जिंक आयन को डबल करोगे, अगर आप जिंक आयन को डबल करोगे, सोचो, तो ईएमएफ डबल नहीं हो जाएगी, ये तो log 2 बन जाएगा।
अगर आप जिंक आयन को डबल करोगे, मान लो आपका जिंक आयन 1 मोलर था, आपने इसको 2 कर दिया, तो log 2 तो 0.30 हो गया, और इसकी तो ईएमएफ एक्चुअली कम हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आयंस की कंसंट्रेशन डबल करने पे ईएमएफ डबल हो जाती है। बिल्कुल झूठ, डबल ट्रिपल तो छोड़ो, वैल्यू घट जाती है। जिंक आयन को खासकर अगर आप देखोगे तो वैल्यू घट जाएगी। तो आपको समझना होगा यहाँ पे लॉगरिदमिक वेरिएशन है, वो भी नेगेटिव का। सो डबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट, चाहे पोटेंशियल है चाहे ईएमएफ है, आपको पता है पोटेंशियल के लिए भी आप नस्ट इक्वेशन लगाते हो। सो जैसे मैं आपको सिर्फ जिंक आयन का एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, अगर मैं इसके लिए हाफ सेल की इक्वेशन लिखूं तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 1/जिंक आयन। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर आप जिंक आयन को डबल करोगे, सोचो, अगर आप जिंक को डबल करोगे तो क्या ये E की वैल्यू डबल हो जाएगी? मतलब ही नहीं बनता। तो इट्स नॉट गोइंग टू, ईएमएफ इज नॉट गोइंग टू बी डबल। वेरी वेरी मच क्लियर, क्योंकि लॉगरिथमिक वेरिएशन है। इट इज नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। रिसेशन रीजन दोनों गलत है यहाँ पे। कोई सवाल किसी के मन में? जो लिख रहा हूँ लिखो साथ साथ। ठीक है, अगला आ रहा है, व्हेन कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन। गलत। आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, आपने इसमें कॉपर डाल दिया। आपको पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर आप कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में डालते हो तो कहानी बोलो, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। सो कॉपर जो है वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कॉपर के जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर ब्लू इन कलर। तो वो कह रहा है कि कलर में चेंज ही नहीं आएगा। गलत लिखा हुआ है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस सिल्वर। गलत। तो यहाँ पे सेशन रीजन दोनों गलत है, पुराने फॉर्मेट का क्वेश्चन है। लिथियम हैज द लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। बिल्कुल सच बात है। अगर आप पोटेंशियल की टेबल देखोगे तो आप जान जाओगे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इट इज आई थिंक माइनस में 0.035 वोल्ट है। और अगर आप हाईएस्ट याद करना चाहो तो सबसे ज्यादा आरपी फ्लोरीन का है, जिसका प्लस में 2.87 वोल्ट है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारी ईएमएफ की टेबल है, पोटेंशियल की जो टेबल है, उसमें लिथियम का पोटेंशियल सबसे कम है। ये बात बिल्कुल सच है। रीजन दिया हुआ है, लिथियम आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। झूठ। आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो आरपी, और आप देख रहे हो इसका आरपी बहुत कम है। इसीलिए लिथियम इज एक्चुअली गोइंग टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लेंथ। आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, और ये कह रहा है कि लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगी। गलत। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी, ये भी गलत है। तो ये पुराने फॉर्मेट का क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। यही मैंने आपको पहले भी ट्रेनिंग दी है, लिखा करो साथ साथ। ये जो स्कूलों में अब तक मार खाई है सेशन रीजन में, वो इसलिए खाई है क्योंकि आप कुछ लिखते ही नहीं साथ में। आप ना मन में कुछ 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 सोचते रहते हो, उससे काम नहीं चलेगा। 7 थोड़ा टफ है, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली। ये ट्रू है।
रिवर्सिबल वर्क को डेल्टा जी, बिल्कुल सही है, ए आंसर है। मैं समझा देता हूँ लेकिन ये पकड़ में नहीं आएगा राम, इसमें बहुत डीपर नॉलेज चाहिए, हम नहीं देते उतनी नॉलेज। सो लाइन लिखी हुई है, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल द चार्ज हैज टू बी पास रिवर्सिबली। ये रिवर्सिबल चार्ज, रिवर्सिबली का क्या मतलब होता है? रिवर्सिबली का मतलब होता है स्लो स्लो चार्ज पास करना। अगर हम किसी भी गैल्वेनिक सेल में मैक्सिमम वर्क चाहते हैं तो चार्ज को धीरे धीरे सिस्टम में डाला जाता है। रिवर्सिबिलिटी की थर्मोडायनेमिक्स में जाके पढ़ना पड़ता है। रिवर्सिबल वर्क में क्या होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाया जाता है। अगर एक साथ बहुत ज्यादा चार्ज पास कर दिया जाए तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे उसकी एफिशिएंसी घटती है। तो मैं आपको ये समझा नहीं पाऊंगा, आप ये समझ भी नहीं पाओगे, मुझे लगता नहीं ये बोर्ड में आ भी सकता है, बट बर्दाश्त ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। रिवर्सिबल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। ये बिल्कुल सच है, थर्मोडायनेमिक की बातें हैं। डेल्टा जी जितना घटेगा उतना वर्क बढ़ेगा। हमेशा याद रखो, डेल्टा जी के बारे में इसको माइनस डब्ल्यू मैक्स लिखते हैं। तो गिव्स एनर्जी इज द माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो जितना ज्यादा वर्क होगा उतना डेल्टा जी घटता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये, बट कोई बात नहीं। संघर्ष पथ की राह में ये भी सही और वो भी सही। बहुत फेमस क्वेश्चन, काफी ज्यादा बोर्ड में आता है ये। करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, मेरे पैकेज में भी क्वेश्चन है, व्हेन ई सेल इज जीरो, ये बात सच है। E cell is the EMF of the cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log of Q। तो जब E में EMF ऑफ सेल, हमने एक क्वेश्चन कराया था आपको, E नॉट सेल कभी जीरो नहीं हो सकती, दिस कैन नेवर बी जीरो। E सेल जीरो हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। तो कहता है कि करंट स्टॉप फ्लोइंग, सेल में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है जब ई सेल जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम इज अचीव। बिल्कुल सच है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम इक्वल टू जीरो। और इसी को जीरो पुट करके आपका, आपको पता है आपके लॉग के का फॉर्मूला भी ड्राइव होता है। वो जो फॉर्मूला आता है 0.059, वो इसी इक्वेशन से आता है। यहाँ पे जीरो पुट करोगे, रीअरेंज करोगे, क्यू की जगह के रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये पैकेज में क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाना चाहिए। Collis's law help in finding the molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution। बिल्कुल सच है, जैसे एसिटिक एसिड है, आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप इसकी मोलर कनेक्टिविटी निकालना चाहते हो तो कॉलिशियस लॉ ये कहता है इनके आयंस की मोलर कनेक्टिविटी को ऐड कर लो। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डिल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये बात सच है, एक्सपेरिमेंटली का मतलब है डिबाय हकल इक्वेशन से, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड टू फाइंड डेल्टा नॉट इज डिबाय हकल इक्वेशन। और आपको याद है, इसका आंसर ए हो गया। आपको याद है कि डिबाय हकल इक्वेशन की प्रॉब्लम क्या थी? अगर हम लैम्डा नॉट और रूट सी में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एसिटिक एसिड के केस में एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है और वो ग्राफ कभी एक्सिस टच नहीं करता। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और वो इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो यहाँ से लैम्डा नॉट निकाला जा सकता है। तो कथा ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका लैम्डा नॉट डिबाय हकल इक्वेशन से नहीं निकाला जा सकता, कॉलिशियस लॉ से निकाला जा सकता है। तो इसने कहा था कॉलिशियस लॉ हेल्प करता है लैम्डा नॉट वीक का निकालने में, ये सच है। और ये क्यों हेल्प करता है? क्योंकि वीक का अदरवाइज डिबायकल इक्वेशन से तो निकाल नहीं सकते, तो कॉलिशियस लॉ से ही निकालना पड़ेगा फिर। ये आंसर है। मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो ये मोलर कनेक्टिविटी होती है और आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है कापा बाय एम। तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये सच है। अगर आप मोलैरिटी कम करोगे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी हमेशा घटती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। आपको याद है ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस ड्यू टू
डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी हमेशा घटती है डाइल्यूशन करने पे, कंसंट्रेशन घटाने पे। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ऑब्वियसली इनमें कोई रिलेशनशिप तो है नहीं, तो बी आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात सच है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे NaCl आपने पानी में घोला हुआ है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट ज्यादा पास होगा। इसका रीजन क्या है? स्पीड ऑफ आयन बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस की स्पीड बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात भी सच है, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो। मेटल के केस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। आपको याद है टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाता है, और अगर टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे करंट ड्रॉप कर जाता है। तो हम कहते हैं कि तार अगर गर्म होती है तो उसमें कम करंट फ्लो करता है। थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, चीजों को एक्सप्लेन करो चीजों को। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर है जैसे मेटल में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस घटेगी। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंडक्टेंस है वो बेसिकली आयंस की स्पीड पे डिपेंड करती है, जो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। तो ये दोनों अपने आप में सही है, लेकिन इनमें कोई रिलेशनशिप तो है नहीं, तो बी आंसर। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट। ये बात सच है। आपके पास एक तरफ पानी है और एक तरफ आपने पानी में नमक डाला हुआ है, तो किसमें कंडक्टेंस ज्यादा आएगी? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा आएगी, बिकॉज इसमें आयंस है। आपको पता है प्योर वाटर में तो आयंस ही नहीं होते, तो बिजली पास कैसे होगी? डिस्टिल्ड वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रीजन भी ये दिया हुआ है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस। बिल्कुल सच है। तो फिर हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस प्योर सॉल्वेंट से क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं। तो एज ए एक्सप्लेनेशन सही कह रहा है ये। लेट स्टोरेज बैटरी गेट डिस्चार्ज, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट डिक्रीजेस। पहली बात तो आप सोचो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने आपसे कहा भी था कि इसकी डेंसिटी जब एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाएगी तो फिर चार्जिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो यह बिल्कुल सच है कि जब भी कभी बैटरी करंट पैदा करती है, लेड स्टोरेज बैटरी, तो उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी डेंसिटी घटनी शुरू हो जाती है। अच्छा, क्यों घटती है? क्योंकि लेड और लेड ऑक्साइड दोनों ही रिएक्ट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे उसकी डेंसिटी घट जाती है। बिल्कुल सच है। अगर आपको इक्वेशन याद हो तो एनोड पे सल्फेट आयन के साथ ये रेड करके इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और कैथोड इक्वेशन में आपको याद है PbO2, और वो 4H+ और सल्फेट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो लेड सल्फेट बनाता है। तो आप देखो, एनोड पे भी सल्फेट आयन यूज हो रहे हैं, कैथोड पे H+ और सल्फेट यूज हो रहे हैं। यही तो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ये खाया जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम वही है ना, बोर्ड में आप ये इक्वेशन लिखने को तैयार नहीं हो वहां पे, तो कैसे कैसे नंबर आएंगे फिर आपके सेशन रीजनिंग में? तो जो भी ये बच्चे जब भी ये वीडियो देखेंगे, थोड़ा होश में देखो। यही आपको 3 पेपर जो वहां पे कराए हैं JSR में, समझाने की कोशिश यही करिए कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव में लिखो। सेशन रीजनिंग 4 ही तो आएंगे, लिखो। ये सच है, कुछ जगहों पे कंफ्यूजन होती है, हमें भी होती है, क्योंकि ये घर बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, कोई सेट पैटर्न तो है नहीं, NCERT की कोई गाइडलाइन तो आई नहीं हुई। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे अब तक जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं वो सिंपल ही आते हैं, आंसर निकल जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन में सबको डाउट रहता ही है, ये बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो है कि हम लिखें। अगर हम लिखेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे।
कोरोजन कॉजेज एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, शिप। बिल्कुल सच बात है, कोरोजन के कारण से काफी बिल्डिंग, शिप में और जो भी मेटल की चीजें होती हैं उन पे असर पड़ता है। कोरोजन चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ मेटल, ये बात भी सच है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास आयरन था, अगर उसमें कोरोजन हो गई तो क्या वो आयरन रहेगा? अब नहीं, अब तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका आंसर बी आंसर है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये मानी जाएगी कि क्रोजन के कारण जो मेटल होता है वो वीक हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है, जिस कारण से बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। सर हाँ, सर 13th क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करेक्ट कैसे है? क्योंकि लेड और लेड ऑक्साइड इक्वेशन लिखी तो है, बोथ रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म लेड सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड आपका इलेक्ट्रोलाइट था, और जब सेल बिजली पैदा करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ओके सर। Catalytic cell uses electrical energy to carry out non-spontaneous chemical reaction। थोड़ा टफ रहेगा, हर बच्चा समझ नहीं पाएगा इसको, ये सच है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में खुद बिजली पास करते हैं। ये देखो, कॉपर का कैथोड है, कॉपर का एनोड है, नीचे आपने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। अब एक बात सोचो, अगर आप दो कॉपर के इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डिप कर दो तो क्या इनमें कोई रिएक्शन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा इनमें, क्योंकि इनके बीच का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर आप इसमें बैटरी लगा दो तो आप बिजली पास कर रहे हो। अगर आप इसमें बैटरी लगा दोगे तो आप बिजली पास कर रहे हो, जैसे ही आप बिजली पास करोगे, अब आपको पता है एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, ये सब बिजली का खेल हो रहे हैं। कैथोड पे होगी रिडक्शन, तो रिएक्शन स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे जब आप बिजली पास करते हो। तो ये बात सच है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, दे आर नॉट, डोंट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट इन एनी वे। नॉर्मल कंडीशन में तो रिएक्ट ही नहीं करते, ये तो जब आप बिजली पास करते हो देन रिएक्शन स्टार्ट। ये बात बिल्कुल सच है। केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बात सच है। अब ये जो बात है ये गैल्वेनिक सेल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हम बिजली बनाते हैं। और बिजली कैसे बनती है? जैसे हमारा जो गैल्वेनिक सेल है जिंक और कॉपर वाला, उसमें ये रिएक्शन होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है, वो एनर्जी बिजली में कन्वर्ट होती है। आप याद करो गैल्वेनिक सेल की क्या डेफिनेशन है? इट प्रोड्यूस एनर्जी, इट कन्वर्ट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो बारीक बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, दूसरी गैल्वेनिक सेल के लिए। ऑब्वियसली इनका आपस में कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट टू डेटा 1 मोल ऑफ कॉपर, ये बात सच है। अगर आप सिल्वर डिपॉजिट कर रहे हो 1 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, दैट इज 1 फैराडे चार्ज लगेगा 1 मोल सिल्वर बनाने के लिए। और अगर आप कॉपर की बात करो तो आपको पता है इसमें आपको 2 मोल करंट इलेक्ट्रॉन पास करने पड़ेंगे टू गेट 1 मोल ऑफ कॉपर, तो यहाँ पे 2 फैराडे से 1 मोल आएगा। तो बात बिल्कुल सही है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग, जो वो कह रहा है कि जो है दोनों में डिफरेंट लगेगी, बिल्कुल सच बात है। इसमें 1 फैराडे की बिजली लगेगी, इसमें 2 फैराडे की लगेगी। रीजन क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर और कॉपर का डिफरेंट होता है, ये बात तो सच है, डिफरेंट होता है, लेकिन वेट का बिजली पास होने से कोई संबंध नहीं है, चार्ज का संबंध है। असर्शन रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, वेट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो संबंध है वो चार्ज का है।
मान लो दो अलग अलग आयन है, दोनों का चार्ज सेम है, तो दोनों के 1 मोल बनाने के लिए आपको सेम चार्ज पास करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ट्रू। आपको याद होगा, हमने इसको काफी गाजे बाजों के साथ पढ़ाया आपको। देखो एक्चुअली पता क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना पानी का क्लोराइड से ज्यादा होता है। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जिसका ओपी ज्यादा है उसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए। लेकिन आपको पता है पानी में प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है ओवर पोटेंशियल की, जिस कारण से इसकी जो ऑक्सीडेशन है इट बिकम स्लो एंड डिफिकल्ट। तो हायर पोटेंशियल होने के बावजूद भी ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, स्पेशली जब क्लोराइड सामने आता है, तो ये बात सच है। लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्ड ओवर वोल्टेज। सही बात है, परफेक्ट क्वेश्चन है, फेमस है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखो कैसे आपको लिखना पड़ रहा है, सारी अवेयरनेस यही है। ये थोड़ी है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यही आ जाएंगे, इतने सारे अलग से क्लास लगा रहा हूँ। एसेशन रीजनिंग एक मेगा एफर्ट है, कर रहे हैं कि शायद आपको सोचना समझना आ जाए, आपको पेपर करना आ जाए, कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लिखो। मैं कहता हूँ ना 1 नंबर 2 मिनट उस पर सोचो। इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड ड्यूरिंग एक्वस NaCl। तो अपने लिए अब आप इसको मत पढ़ो, अपना सोचो। आप NaCl में बिजली पास कर रहे हो, कैथोड में दो लोग आएंगे, एक तो कैटायन आएगा और दूसरा आएगा आपका पानी। पानी कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, कैटायन कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? जिसका आरपी ज्यादा है, क्योंकि कैथोड पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन उसकी होनी चाहिए जिसका आरपी ज्यादा है। आपको पता है जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल वो है जिसका आरपी लो है। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, पानी पानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बिल्कुल सच है। और रीजन क्या है इसका? लिखा हुआ है रिएक्शन विद द लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रेफर्ड एज कैथोड। गलत, जिसका आरपी ज्यादा होगा दैट इज प्रेफर्ड एट कैथोड। देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एट कैथोड। चेक कर लेते हैं। सो आपने कॉपर सल्फेट एक्वस लिया हुआ है, कैथोड पे दो लोग आएंगे, एक तो आएगा कॉपर आयन और दूसरा आएगा पानी। ये एग्जाम में लिखना है, नहीं तो आप चीजें सोच नहीं पाओगे। हाँ जी, कॉपर कम रिएक्टिव है, आपको पता है जितने मेटल लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका आरपी ज्यादा होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो वैसे ही याद होना चाहिए। यहाँ पे कौन जीतेगा? कॉपर। और ये कह रहा है कौन आएगा? हाइड्रोजन। गलत। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा होता है, बिल्कुल सच है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं। कोई क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो। ठीक है जी, बढ़िया।